मेरा हमेशा से मन था XUV 700 ही लेने का। जो रात को चार्जिंग स्पीड आ रही है ना वो कम आ रही है एज कम्पेयर टू जब मैं दिन में चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये स्टेपर है यहाँ पे, देखो ये मेरे निकल गए हैं लॉक्स। अब इस पे पैर रखना ही है हर बंदे को। अब वो रख के चढ़ेगा तो ये एक आध तो लॉक गिर भी चुका है इसका। बुकिंग के बाद उन्होंने बोला कि जुलाई से हम डिलीवरीज देना स्टार्ट करेंगे। तो वो वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। आपको गाड़ी लेनी है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप गाड़ी ले नहीं सकते। बहुत सोचने के बाद ये था कि और ऊंची गाड़ी लेनी है, बट फिर थार मैंने कैंसिल कर दी। देन मैंने महिंद्रा V6 जब आई थी तो मैंने वो बुक करा दी थी। आई लव दैट कार। एक चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगी कि इनका जो सर्विस। अब देखिए टाटा हैरियर ईवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया एंड मेरा काफ़ी मन था इस गाड़ी के बारे में जानने का एंड एग्जैक्टली ओनर से जानने का, क्योंकि ओनर ने काफ़ी गाड़ी अभी तक यूज़ कर ली होगी कि वो आपको इतना बता दें कि गाड़ी लेने लायक है नहीं है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें जो है वो ऐसी अभी भी इम्प्रूवमेंट है जो होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक लेकर आ गया हूँ ओनरशिप रिव्यू। ओनर के साथ डायरेक्ट बातचीत ही करेंगे इस वीडियो में एंड सबसे पहले जो है वो ओनर से ही मिलते हैं। तो प्रिंस भाई रहने वाले हैं साथ में। प्रिंस भाई आइए प्लीज़। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। आपका वेलकम है चैनल पे। मैं ठीक हूँ। प्रिंस भाई ओन करते हैं टाटा हैरियर। एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है प्रिंस भाई? ये है टाटा हैरियर फियरलेस प्लस 75 किलोवाट आवर बैटरी। ओके, इससे ऊपर बस एडास वाला जो मॉडल है वो आता है, क्वाड व्हील ड्राइव आता है। एम्पावर्ड आता है इससे ऊपर। और उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक रियर व्हील ड्राइव, एक क्वाड व्हील ड्राइव। ठीक है, तो ये रियर व्हील ड्राइव है फियरलेस प्लस। लवली। कितने की पड़ी थी ऑन रोड आपको प्रिंस भाई? मैंने गाड़ी यूपी से ली है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जीरो है, सिर्फ 5000 रुपीज़ लगते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो मेरे को ये गाड़ी पड़ी है ऑलमोस्ट 27.25 लाख की। ओके, जिसमें चार्जर इंक्लूडेड है 50,000 का। मतलब अगर आप वो हटा दोगे तो जो वॉल चार्जर होता है जी AC चार्जर। AC चार्जर तो ऐसे 26.25 के आसपास पड़ती है और 50,000 का चार्जर है तो 27.25। 26.75 लाख रुपीज़ जो है वो ऑन रोड पे करे हैं प्रिंस भाई ने इस गाड़ी के लिए। अभी तक आपने कितनी चला दी? मैंने अभी चला दी है ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर, 2500। एंड कितना टाइम हो गया आपको? सवा महीना, एक महीने के आसपास। 1 महीने के आसपास। तो मतलब आपकी रनिंग है ईवी लेने। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी रनिंग नहीं थी लेकिन ईवी लेने के बाद बढ़ गई है। चलिए, वो तो नई गाड़ी में आप स्पेशली थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ईवी लिए हैं तो आपका एक रन तो होगा ऑन एन एवरेज। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मैंने डीजल ओन करी है अभी तक हमेशा। मतलब मेरे को पेट्रोल से ज़्यादा डीजल गाड़ियाँ मज़ा आता है चलाने में। जी। बट NCR में अभी डीजल के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि अब डीजल लेना थोड़ा सा मतलब मेरे को वर्थ इसलिए नहीं लगता कि आप 27-28-30 लाख रुपए खर्च करो और फिर 10 साल की रजिस्ट्रेशन है और उसमें भी अभी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि वो भी 10 साल में चलेगा कि नहीं, इनसिक्योर रहेंगे। तो इसलिए फिर मेरा एक फ्रेंड है वो भी ईवी ओन करता है, पंच। उसने 50,000 किलोमीटर चला लिए। तो उसका एक्सपीरियंस ये था कि प्रिंस एक बार ईवी ट्राई कर, अगर तू बड़ी गाड़ी ईवी ले लेता है तो उस जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने ईवी लिया। मैं ट्रिप्स वगैरह मारता हूँ बट ये है कि बड़ी बैटरी है तो ठीक है। चलिए आएंगे उसके रेंज के ऊपर भी आएंगे। तो प्रिंस भाई, आप हैरियर ईवी जब ले रहे थे, देख रहे थे, तो उससे पहले और भी कुछ आपने गाड़ियाँ देखी ईवी में ही पर्टिकुलरली? मैंने ईवी में नहीं देखी। मैं आपको वैसे बताऊँ तो मैंने गाड़ी थार रॉक्स जब आई थी तो मैंने वो बुक करा दी थी। मतलब बहुत मन था थार लेने का जी। हालांकि ये था कि मेरे को गाड़ी एक ही रखनी थी घर पे, क्योंकि जनरली मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे को ऑफिस गाड़ी लेके जाना नहीं होता। तो मेरी इतनी रनिंग नहीं है जी। मेरे फादर का ऑफिस भी घर पे है तो वो भी कहीं जाते नहीं है। तो मतलब मेरे घर में एक ही गाड़ी की जरूरत है। अब सबका ये था कि यार प्राइमरी कार रख रहे हैं तो थार मत ले। मतलब वो होता है ना कि यार थोड़ा लड़कों वाली गाड़ी है, फैमिली के साथ भी जाना है। बहुत सोचने के बाद ये था कि और ऊंची गाड़ी लेनी है, बट फिर थार मैंने कैंसिल कर दी। देन मैंने महिंद्रा V6 जब आई थी तो मैंने वो बुक करा दी थी। आई लव दैट कार की सब कुछ बढ़िया है एंड ऑल, ये वो वगैरह प्लेटफॉर्म एंड ऑल। बट महिंद्रा वालों की तरफ से दिक्कत ये थी कि उन्होंने लॉन्च कर दी थी अक्टूबर में पिछले साल। फरवरी में उन्होंने बुकिंग चालू करी। आई वॉज ईगरली वेटिंग, मैं बुकिंग कराऊंगा। बुकिंग के बाद उन्होंने मेरे को पैक 2 लेना था। बुकिंग के बाद उन्होंने बोला कि जुलाई से हम डिलीवरीज देना स्टार्ट करेंगे। वो वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। आपको गाड़ी लेनी है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप गाड़ी ले नहीं सकते। आपने सब कुछ करा दिया बट गाड़ी ये थोड़ा आजकल हो रहा है मैन्युफैक्चरर के साथ, स्पेशली महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करते हैं कि आप गाड़ी ले आए लेकिन देते देते कस्टमर को काफ़ी लेट कर देते हैं। करेक्ट। तो फिर ये था कि मीनवाइल मैं वेट कर ही रहा था तो हैरियर ईवी लॉन्च हुई। सबने ये बोला कि यार तू महिंद्रा V6 ले रहा है, विच इज़ फाइन, लेकिन हैरियर उससे एक सेगमेंट ऊपर है। मतलब वो क्रेटा का सेगमेंट है। तो अगर तू इतने पैसे खर्च कर ही रहे तो एक सेगमेंट ऊपर ले। फिर वो थार वाला थोड़ा सा मन में था कि ऊंची गाड़ी भी आ जाएगी, रोड प्रेजेंस भी आ जाएगी, ईवी भी आ जाएगी, सब कुछ है। मैंने जब टाटा वालों से बात करी तो उन्होंने बोला आप अभी बुक कराओगे, हम अगले महीने आपको गाड़ी दे देंगे। हम तो मतलब लॉन्च के बाद ही जुलाई से हमारी टाइमलाइन है। मतलब उन्होंने 2 जुलाई को आई गेस बुकिंग ओपन करी थी एंड दे सेड कि हम जुलाई एंड से तो गाड़ियां देना ही स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सॉर्टेड है इन मामलों में। सॉर्टेड है। तो मैंने 2 जुलाई को बुक करा दी। इनफैक्ट मैंने प्री बुकिंग ही करा दी थी। कुछ शोरूम्स प्री बुकिंग ले रहे थे जी।
एंड उसके बाद अगस्त में मेरे को गाड़ी ले लिया आपने गाड़ी। प्रिंस भाई आपने और भी कोई पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ देखी थी इसको लेने से पहले? या मैं आपको सच बताऊं तो मेरी फेवरेट गाड़ी मतलब आज भी वन ऑफ दी जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो है XUV 700। मेरा हमेशा से मन था XUV 700 ही लेने का जी। उसके लिए मैं बुकिंग वगैरह की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। द ओनली थिंग जिसके लिए मैंने उस गाड़ी को ड्रॉप किया वो है उसकी माइलेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं डीजल अब लेने की सोच नहीं रहा हूँ। तो पेट्रोल में उसकी जो एवरेज है वो 7-8 की आती है सिटी में, हाईवे पे आप मैक्सिमम 10 निकाल सकते हो। मेरे को घूमने का बहुत शौक है, मैं लंबे ट्रिप्स बहुत मारता हूँ तो सबका कंसर्न, मेरे दोस्तों ने सबने ये बोला कि भाई यार 7-8 की एवरेज वाली गाड़ी मत ले, बड़ी गाड़ी लेनी है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें देख के ना फिर हैरियर ईवी पे आके अटके कि बड़ी की बड़ी हो जाएगी, पेट्रोल की टेंशन नहीं है, सब कुछ है। तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो टाटा का प्रोडक्ट भी है अपना, ऐसा भी कुछ थॉट आया ही होगा कि इंडियन थोड़ा सा स्केप्टिकल था मैं। हाँ। मतलब मैं आपको बताऊं जनरली मेरे को टाटा के पेट्रोल इंजन उतने अच्छे नहीं लगते। ओके। डीजल इंजन जो हैरियर वाला है वो अच्छा है, बट अगेन थोड़ा सा रिफाइनमेंट इशू है। मेरे एक दोस्त के पास भी गाड़ी थी तो 2-3 साल तक तो बढ़िया चलती है, बट फिर थोड़े बहुत जो है ना निगल्स एंड ऑल आते हैं। तो वो चीज़ थी दिमाग में कि टाटा लूँ या ना लूँ। बट अगेन जो मेरा दोस्त है वो टाटा पंच यूज़ कर रहा है, ईवी तो वो कह रहा है ईवी में इतनी दिक्कत नहीं है। एंड फिर कलेक्टिव डिसीजन था, मेरे को ऐसा लगता है टाटा ने भी काफ़ी इंप्रूव किया है। तो ओवरऑल आई ठीक है। थोड़ा बस मेरे को अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, फिर आगे भी चलेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा चार्जिंग का बताइएगा कि कैसे कर रहे हैं आप एंड क्या रहता है? मैंने चार्जिंग के लिए घर पे 7.2 किलोवाट का जो इनका AC फास्ट चार्जर आता है वो लगाया है। ओके। तो चार्जिंग ये लोग 11 घंटे मतलब 10.7 आवर्स क्लेम करते हैं कि आप 10 से 100% तक कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इनकी क्लेम फिगर से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है चार्ज करने में। मैंने अपनी एक वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि जो रात को चार्जिंग स्पीड आ रही है ना वो कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू जब मैं दिन में चार्जिंग पे लगाता हूँ। उसका रीज़न है शायद कि जब जैसे रात को सबके AC चलते हैं, पीक समर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होता ये है कि ग्रिड आपकी जो है उस पर लोड ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है। हाँ, होता है। और AC फास्ट चार्जर के साथ ये दिक्कत है कि अगर वोल्टेज थोड़ा भी ड्रॉप होता है ना तो आपकी चार्जिंग स्पीड में फ़र्क आ जाता है। ये एरिया टू एरिया भी डिफर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये एक परमानेंट दिक्कत है भी नहीं। हो सकता है कि ये विंटर्स में मेरी दिक्कत ठीक हो जाए, और जैसे मैंने बताया कि मैं दिन में लगाता हूँ तो चार्जिंग स्पीड सही आती है, तो दिन में शायद लोड थोड़ा कम होता है ग्रिड पे जी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब फेस करनी पड़ सकती है किसी को भी और ये परमानेंट दिक्कत नहीं है। मेरी टाटा वालों से बात हुई थी, उन्होंने चार्जर वगैरह चेक किया तो कह रहे हैं एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। वो वोल्टेज का ही है, वोल्टेज पूरी आ रही है तो स्पीड पूरी है, वोल्टेज कम होगी तो ड्रॉप हो सकती है। तो स्पेशली उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं और वहाँ पे बिजली की दिक्कत होती है। करेक्ट, वहाँ पे वोल्टेज का थोड़ा सा हो सकता है। मेट्रो सिटीज़ में तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कतें आएंगी किसी को। इसके अलावा मैंने आज तक सिर्फ 2 बार इसको फास्ट चार्ज किया है, वो भी 15-15 20-20 मिनट के लिए। मतलब मेरे को जरूरत पड़ी नहीं। मैंने एक 500 किलोमीटर का ट्रिप मारा था तो वापसी पे मैंने 11-12% बैटरी चार्ज करी थी। एक चाय ब्रेक लिया था तो उसमें जो थोड़ा बहुत चार्ज करना था मेरे को टॉपअप मैंने किया था। उसके अलावा अभी तक मैंने घर पे ही चार्ज किया। ठीक है। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल में इंक्रीमेंट आया? मेरा अभी बिल रिसेंटली आया है तो मैंने देखा है कि उसमें मतलब ऐसे एवरेज 2,500 रुपये बढ़ के आए हैं। और मैंने 2,500 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है तो मेरा अंदाज़ा वही है। जैसे क्या होता है कि जितने किलोवाट की बैटरी होती है उतनी यूनिट कंज्यूम होती है एक बार चार्ज करने में। जैसे 75 किलोवाट तो 75 यूनिट्स कंज्यूम होंगी। वैसे कहते हैं कि 4-5 यूनिट फालतू ही लग जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। राइट। तो 6 रुपये यूनिट के हिसाब से 75 को अगर आप इंटू करोगे तो वही अराउंड 450-500 रुपये पर चार्ज मेरा लगता है अगर मैं फुल चार्ज करता हूँ गाड़ी। और वही वाली मेरी 5 साइकिल्स लगी हैं अभी तक तो अगेन वही 2,500-3,000 तो इतना एक्सेप्टेबल है। अरे बिल्कुल, 1 रुपये किलोमीटर में आपको गाड़ी चला। मैं कहता हूँ मैं XUV 700 चलाता तो 10 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा पड़ती। भाई मेरे पास नेक्सॉन पेट्रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ सिटी में वो 8-9 का माइलेज देती है। तो आप बस अब आप समझ सकते हो। हाँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ ये चीज़ें। तो चलिए थोड़ा रेंज वगैरह के बारे में बताइए कैसा रहता है? रेंज मैंने इसकी एक बार टेस्ट की है, मैंने पूरा रेंज टेस्ट वीडियो डाला है जिसमें मेरे को इसने रेंज दी थी अराउंड 470 के आसपास। ओके। तो दैट वाज 80% हाईवे 20% सिटी। मैं यहाँ से जगाधरी गया था तो 225 किलोमीटर के आसपास है। ओके। तो वहाँ जब मैं पहुँचा था 222 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी तो 53% बैटरी वहाँ बची हुई थी। एंड जब मैं वापस आया था तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने 10-15% बीच में चार्ज करी थी गाड़ी जी। जब मैं घर पहुंचा था तो 490 किलोमीटर का मेरा पूरा ट्रिप था और 9% बैटरी बची हुई थी। तो वही अराउंड 470 के आसपास रेंज है, विच इज़ मुझे लगता है कि ठीक थी रेंज। मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट 90-95 पे चलाई थी हाईवे पे और सिटी में जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं वैसे। और ये विद फुल पैसेंजर लोड के साथ थी या कैसे थी? इसमें हम 2 पैसेंजर्स थे, मेरा एक छोटा बच्चा है वो था और थोड़ा बहुत लगेज लोड था। लेकिन इसमें
सिटी में जब मैंने गाड़ी चलाई थी 50-60 किलोमीटर तो फुल लोड था, वहाँ पे हम 5 लोग बैठे थे और लोड भी था, तो मतलब वही है 90% 2 पैसेंजर्स के साथ 10% फुल लोड। तो अगर किसी का यूज़ केस थोड़ा सिटी में भी ज़्यादा है, लाइक 50-50 या 40-60, तो क्या आप मतलब आपको ये लगता है कि ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज दे देगी? यार अभी तक कहते तो ऐसा ही है कि सिटी में एवरेज ज़्यादा मतलब रीजनरेशन होता है, हाँ। क्योंकि हम रीजनरेशन वगैरह ब्रेकिंग करते हैं जी। तो मेरा अभी तक ना मैंने सिटी में ऐसे इसको 100-0 या 100-10 किया नहीं है। ओके। जनरली क्या होता है कि रात को गाड़ी 10-20% चार्ज होती है तो मतलब बचती है तो मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, कहीं जाना होता है ये वगैरह वगैरह। बट हाँ जनरली ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने 90% चार्ज करी, 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर चल जाती है, 20-25% बैटरी बच जाती है, फिर मैं लगा देता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे टेस्ट करूँगा तो 450-500 आ जाएगी। 1 महीने के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे नेगेटिव आपको अभी तक फील हुए हों? मतलब मुझे 1-2 चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ग्लिचेस आते हैं। तो एक बार मेरे को ग्लिच आया था कि मेरा रियर पावर विंडो काम ही नहीं कर रहा था। ओके। हम जा रहे थे तो मेरा दोस्त बंद करने की कोशिश कर रहा था, वो बंद ही नहीं हो रही थी। तो वो ईवी ओनर ही है अगेन, तो उसको पता है ग्लिचेस कैसे होते हैं। उसने बोला 1 मिनट गाड़ी साइड पे लगा, गाड़ी बंद करके दोबारा चालू करी तो वो चल गया। ठीक है। तो ये कभी कभी ग्लिचेस आते हैं, हालांकि मेरे को ज़्यादा ग्लिचेस आए नहीं है, बट जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितने भी ईवी ओनर से बात करी वो कह रहे हैं कोई ना कोई ग्लिच कभी ना कभी आ जाता है, बट उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इग्निशन ऑफ करके ऑन करो तो वो ठीक हो जाता है। मोस्टली इंफोटेनमेंट में आते हैं लोगों को। राइट। इसके अलावा मुझे वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं लगी। मेरे को फिट एंड फिनिश लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता था। जैसे आप यहाँ देखोगे ना, ये स्टेपर है यहाँ पे, देखो ये मेरे निकल गए हैं लॉक्स। अब इस पे पैर रखना ही है हर बंदे को। अब वो रख के चढ़ेगा तो ये एक आध तो लॉक गिर भी चुका है इसका, ये देखो यहाँ पे ये लॉक गिर गया। तो ये मेरे को बार बार लगाना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड है, ये हर गाड़ी में लगा हुआ आता है। ओके। तो फिट एंड फिनिश मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता था, बाकी ओवरऑल ठीक है। और पैनल गैप्स वगैरह भी कुछ ऐसा पैनल गैप मेरे को अभी तक तो दिखे नहीं है, मतलब जनरली टाटा की गाड़ियों में होते हैं, बट मेरे को अभी तक स्पेशली यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है इनकी, मैंने भी अपने कुछ वीडियोस में हाईलाइट काफी बेटर शायद कर दिया है। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। तो बट ये वाला जो पैनल है ना, इस पे इतने स्क्रैच आते हैं। ये ग्लॉसी पैनल है, ये मेरा ऑलरेडी मेरे को लगता है स्क्रैचेस से भर चुका है। ये देखो आप, यहाँ पे भी स्क्रैच है। मेरे घर में छोटा बच्चा है, इस पे ना पीपीएफ भी ढंग से हो नहीं पाती है। मतलब लोग कहते हैं इस पे लैमिनेशन करा लो, वो लैमिनेशन में भी गंदी दिखती है। मेरे फ्रेंड ने करा रखी है। ओके। तो वो क्या है, शुरू में तो सही दिखती है, थोड़े दिन में जब वो मिट्टी आती है ना तो वो इकट्ठी होती है, उसमें अट्रैक्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे बटन्स है ना, इन बटन्स में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मिट्टी घुसती है और फिर वो ये वाला पार्ट बहुत गंदा लगता है, तो मैंने फिर वो कराया ही नहीं। ओके। चलिए, ये तो एक ये है कि आपको एस्थेटिक अच्छे चाहिए तो कुछ तो सफ़र करेगा ही करेगा। करेक्ट। एंड इसके अंदर एम्बिएंट लाइट वगैरह सब कुछ आती हैं। तो फीचर्स तो इसमें सारे ही हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग जो है आपकी ये सामने मिलती है और आपको यहाँ पे मिलती है ऊपर। ओके। सनरूफ के साइड में, हाँ जी। लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें शायद डोर्स में भी है। इसमें डोर्स में नहीं है, डोर हैंडल्स में भी होनी चाहिए, नहीं है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। पर्टिकुलर इस मॉडल को लेने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? अच्छा, मुझे ऐसा था कि मुझे फीचर्स सही हैं ठीक ठाक, मतलब क्योंकि इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो सब मिलना चाहिए जी। और पुरानी गाड़ी से एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होना चाहिए। बट इसको लेने का रीज़न ये था कि इसके बाद वाला जो मॉडल था वो 2.5 लाख रुपए महंगा था। और उसमें जो चीज़ें 2.5 लाख में मिल रही थी, पर्टिकुलरली मेरे को उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक तो एडास सूट था। एडास बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मेरे को गाड़ी चलाते हुए 18-19 साल हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, आप हाईवे पे ना ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो अगर आपके पास एडास होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अटेंशन ठीक रहे रोड पे, तो एडास मतलब मेरे लिए डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं था जी। उसके अलावा उसमें एक जो आजकल काफ़ी गिमिकी फीचर्स ईवी में आ रहे हैं कि आप रिमोट से गाड़ी आगे पीछे कर सकते हो, वो वाला पूरा जो था फंक्शन था वो भी मुझे नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर में गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, कहीं जाना होता तो मेरे को पार्किंग वार्किंग लगाने में कभी कोई दिक्कत आई नहीं, तो मेरे को वो ऑटो पार्क वगैरह भी नहीं चाहिए था। तो वही है, इसमें 10 स्पीकर सिस्टम आ रहा है, उसमें भी 10 स्पीकर सिस्टम आ रहा है। उसमें शायद डॉल्बी एटमॉस एक सॉफ्टवेयर थिंग और है कि थोड़ा सा साउंड ज़्यादा अच्छा बनता है। और मुझे लगता है कि मतलब उसके लिए ना 2.5 लाख रुपए मुझे लगा नहीं, वर्थ नहीं थे वो देना। वर्थ ऐसा लगा नहीं। एक फीचर है जो मुझे लगता है कि होता तो बेटर था, वो ये है कि उसमें यहाँ पे ना मतलब एक डैश कैम बन जाता है, पीछे कैमरा लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है। वो मुझे इस ट्रिप पे थोड़ा सा महसूस हुआ जब मैंने बिल्कुल ऊपर तक लोडिंग कर दी थी, लगेज भरा हुआ था ना, तो पीछे का शीशा नहीं दिखता। हालांकि जरूरत अगेन नहीं है, बट वो एक फीचर है कि हाँ मतलब टाटा ने पहली बार दिया, अभी तक किसी गाड़ी में मैंने देखा नहीं था। वो लैंड रोवर वाली चीजें टच आ जाती हैं वो मेरे को काफी सही लगा कि हाँ आपको अगर आपने पूरा लगेज भर भी रखा है तो यहाँ पे आपको रियर व्यू पूरा प्रॉपर दिखेगा। थोड़ा बूट स्पेस वगैरह के बारे में बताइए कि कितना मिल जाता है एंड क्या प्रैक्टिकल है? टाटा ने जो क्लेम किया है वो किया है कि 505 लीटर का है, जो कि नंबर वाइज तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें एक गिमिक है। वो गिमिक ये है, वो आपको दिखाई देता हूँ। दिखाइए। जो इसका बूट स्पेस है ना 505 लीटर का, वो
पार्सल ट्रे तक नहीं है, वो पूरा ऊपर तक है। ओके। तो मेरे को ओवरऑल ऐसा लगता है कि इसका बूट स्पेस थोड़ा कम है, मतलब मेरे पास एस क्रॉस थी, मेरे को उसके बराबर से ही लगता है, जबकि एस क्रॉस का कम था, 400 लीटर से भी कम था। रीज़न ये है कि इसकी ये जो लिड है ना, ये बहुत ऊंची है। ओके। इसमें रियर व्हील ड्राइव है, तो पीछे मोटर लगी हुई है, तो आइस हैरियर में पीछे ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनका काफ़ी डीप है। और फिर स्पेयर व्हील भी इन्होंने दिया है, स्पेस सेवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा जो है स्पेस खा जाता है, और उसके बाद जो है आपकी काफ़ी ऊंची हो जाती है, तो स्पेस थोड़ा कम है। अगर आप पार्सल ट्रे हटा दोगे तो आपका लगेज आराम से आ जाएगा, बट अगेन पार्सल ट्रे के साथ मेरे को कम लगता है। तो किसी को वीकेंड लगेज कैरी करना है 5-4 लोगों का, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, मतलब पार्सल ट्रे फिर घर पे रखो तो आप कर सकते हो, इसको निकालना पड़ेगा, और ये भी ठीक ठाक हैवी है, तो वही है कि इसको मैं चाहता हूँ कि यार गाड़ी में निकालना और रखना ना पड़े। क्यों कर रहा है, क्यों करेंगे, बट इसको निकाल के आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। ठीक। टाटा के सर्विस सेंटर के चक्कर लगे नहीं लगे? यार मैंने बहुत, सबसे ज़्यादा कंसर्न था ना लेने से पहले वो यही था, लोग कहते हैं कि बहुत सर्विस सेंटर के चक्कर लगेंगे, हालांकि अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। एक सर्विस इसकी हो चुकी है, जो कि मतलब वो कहते हैं कि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में आप करा सकते हो, तो मैंने 1500-1600 के आसपास कराई थी। उस सर्विस में कुछ खास चेक नहीं करते, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था जिसके लिए वो मेरे को कॉल कर रहे थे कि आप आ जाओ, तो वो मैंने बोला था कि मैं सर्विस के साथ ही करा लूँगा। ठीक है। उसमें 4-5 घंटे का टाइम लगा था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एक बार गया हूँ मैं अभी तक सर्विस सेंटर, वैसे तो ओके है। एक चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगी कि इनका जो सर्विस इंटरवल है वो 7500 किलोमीटर है और हर 6 महीने में है। ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि 1 साल रखो आप, ये ईवी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपनी आइस व्हीकल से, वहाँ पे मेरे को 10,000 किलोमीटर या 1 साल में जाना पड़ता था। अभी मेरी गाड़ी चले या ना चले, मेरे को हर 6 महीने में जाना है, विच इज़ 15 साल अगर मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो मेरे को 30 बार सर्विस सेंटर से सर्विस के लिए जाना पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कि शॉर्ट है, इंटरवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। लग रहा है टाटा वाले आदत डलवा रहे हैं कि आपको बार बार आना ही आना। मुझे ऐसा लगता है कि ना टाटा ईवी की सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, तो मतलब खर्चा नहीं आता, 2-3 हज़ार में सर्विस हो जाती है, तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है, वो बार बार बुला के थोड़ा अपना जो है कुछ तो इनकम आए। और ये जनरल बे पे ही अगर जाते हैं तो वहीं सर्विस होता है या कुछ अलग इन्होंने बना रखा है ईवी के लिए? नहीं, मतलब ईवी के इनके मैकेनिक्स अलग हैं। ओके। जो ईवी को चेक करते हैं, मतलब बेस वगैरह तो सेम है, क्योंकि ब्रेक क्लीनिंग वगैरह सब कुछ वो तो गाड़ी आइस गाड़ी की तरह ही होती है। बट ये है कि सॉफ्टवेयर्स देखना एंड ऑल, उसके लिए इनकी टीम है, 2-3 बंदे थे वहाँ पे जिनके पास लैपटॉप्स होते हैं, तो वो कनेक्ट करके वो चीज़ें अलग टीम हैंडल करती है। ठीक है। इससे पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए, कॉज फिर मैं एक सवाल और पूछूंगा कि आपने इससे पहले कौन सी गाड़ियां रखी हैं, एंड उनके एक्सपीरियंस के बाद बताइएगा। पहले तो ये बताइए। इससे पहले मेरे पास मारुति की एस क्रॉस थी डीजल। ठीक है। और SX4 थी मेरे पास, और मैंने मारुति स्विफ्ट रखी हुई है। ठीक है। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस सारा मारुति का ही था। मारुति का ही रहा है। SX4 सेडान की तरह मैंने रखी है, और देन एस क्रॉस थी। एस क्रॉस के बाद मैंने डायरेक्टली इस पे अपग्रेड करा। ठीक है। एक एक्सपीरियंस है जिससे मुझे वाकई में पता चला कि यार टाटा की जो बात करते हैं लोग, उसमें दम है। वो ये है कि मैं हाईवे पे जा रहा था, मेरी स्पीड 60-70 हो गई, मतलब नॉट एग्जैक्टली हाईवे, सिटी हाईवे था, और डिवाइडर में पेड़ वगैरह लगे हुए थे, तो उसमें से ना एकदम से एक डॉग जो है मेरी गाड़ी के आगे कूदा, तो उस पर हिट हुई मेरी गाड़ी, और ठीक ठाक स्पीड थी जैसे 70 के आसपास, तो और वो डॉग भी ठीक ठाक साइज़ का था। तो वो टक्कर हुई, तो वो टक्कर होके वो साइड में हो गया, मैंने गाड़ी रोकी, चेक किया, तो ठीक था। बट गाड़ी में जब मैंने उतर के देखा तो एक स्क्रैच भी नहीं था, और ये सेम इंसिडेंस मेरे साथ हो चुका है जब मेरे पास स्विफ्ट थी। सेम ऐसे हुआ था, डॉग के साथ टक्कर हुई थी, और स्विफ्ट में आगे का जो बम्पर है ना, उसके अंदर पंजर निकल गए थे, यहाँ से बाहर आ गया था, आगे से नट बोल्ट वगैरह निकल गए थे, और मैं तब ये सोचता था कि यार डॉग से टक्कर होगी, इतना नुकसान कैसे हो गया, मतलब। तो वो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम गाड़ी, मतलब एक स्क्रैच भी नहीं है। तो ये जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है टाटा की गाड़ियों में, मतलब वो आपने थोड़ी सी टेस्ट कर ली है? थोड़ी सी टेस्ट हो गई है। इनफैक्ट मैं जब गाड़ी ना उतर के चेक कर रहा था, तो मैं बोला यार कुछ हुआ तो नहीं गाड़ी में, तो 2 बंदे वहाँ से जा रहे थे, वो कहते भाई टाटा है, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो, उनके पास टाटा ही थी, तो कह रहे हमें एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं। हाँ, ये चीज़ तो मैं भी एज अ टाटा ओनर कंफर्म कर सकता हूँ कि इस चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो प्रिंस भाई, अभी आपने गाड़ी 3000 ही चलाई है, फ्यूचर में जब आप गाड़ी और अच्छी ज़्यादा किलोमीटर चला लें एंड आप इसको कवर कर लें, तो एक बार और फ्यूचर में आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। और यहाँ तक अगर व्यूअर्स ने देख लिया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रिंस भाई, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, राइट? मेरा चैनल है माई व्हील स्टोरी के नाम से। ओके। तो मैंने उस पर भी टाटा हैरियर की कुछ वीडियोस डाली हैं, रेंज टेस्ट करके दिखाया है, प्लस प्रोज एंड कॉन्स जैसे थोड़े हमने यहाँ पे भी कवर करें, तो मैंने वहाँ पे भी डिटेल में बताया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अब काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप तुरंत अपडेट कर देते हैं चैनल पे, तो वो मेरे तक आते आते डिले होगा। इससे अच्छा है आप प्रिंस भाई के चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें, एंड सपोर्ट करते रहना है दोनों भाइयों को, एंड जल्दी मिलेंगे किसी और ओनरशिप में दूसरी गाड़ी के साथ। यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।